क्लाइंब करना, पहाड़ों पे चढ़ना, हाँ, वो मास्क वगैरह लगा के क्या-क्या करते हैं अपन, बड़ा ही मतलब दूर से देखे तो बड़ा खतरनाक है ये सारा कहानी, डरावना है। फिर जो लोग तराई में रहते हैं, प्लेन्थ एरिया में रहते हैं, उनके लिए तो सपना है। ये कहाँ से कौन-सा वो बैक्टीरिया, वायरस लगा जो इसमें लग गया? और जैसे वो गाना ना तेरी ओर लाइक हाँ। मतलब वो सोने ही नहीं देता था। तो हाँ। मैं बोलूँगी कि ये जो है ये बिल्कुल मेरा खुली आँखों का सपना, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि जो हुँ, मैंने सपना देखा, हुँ। मैं उसको पूरे करने के सफ़र पे हूँ। और मैं तो स्टार्ट कैसे किया आपने? मतलब शुरू के फर्स्ट ट्रैकिंग को कहें या क्लाइंबिंग को कहें, आप स्मरण करना चाहें तो कैसे करेंगे? मैं ये बोलूँगी कि ये ऐसा कोई सपना नहीं है जो मैंने कोई 4-5 साल में देखा हो। हुँ, ये सपना बचपन से था, हुँ। लेकिन मेरे पापा को हमेशा से लगता था कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, अच्छा, हाँ। खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। का सेंसेशन कैसा फ़ील होता है? ड्रीम केम ट्रू। हाँ, मुझे ऐसा लगा था कि शायद अब इसके बाद मेरे कोई अरमान ही नहीं है। हाँ। मतलब मुझे लगा था कि ये इतना सुनहरा, इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर सपना है जो पूरा हुआ है। तिलीचू का आपने कहा, हुँ, हुँ। तिलीचू मेरे ख़्याल से मनांग से ठीक ऊपर है। जी। तो वो कितने दिन का टूर रहा वो था? भी हमारा वो हमने 1 वीक में किया था, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो हमारी मिस्टेक थी। हाँ, हमने वो बहुत क्विक किया था, जहाँ नहीं पे करा। हमें बॉडी को एक्लिमेटाइज़ करना चाहिए था, वो हम हाँ, एक्लिमेटाइज़ नहीं कर पाए। हुँ। अमेरिका में ही क्यों? माउंटेन तो है ऐसा संसार कुछ भर नहीं बड़े। है, लगता है कि हर इंसान जैसे अगर हम एक छोटी-सी मैराथन भी दौड़ते हैं, तो हम एक रोड मैप लेके चलते हैं कि ठीक भाई बात है, हाँ। हमें पहले 2 किलोमीटर करना है, फिर 5 करना है, फिर 10 हुँ। करना है। उसी तरीके से क्योंकि मैंने ये एक मनाली का एक्सपीडिशन किया था, और कहीं न कहीं से हमने कहीं न कहीं हम लोगों ने कोविड के समय में नमस्ते, कन्वर्सेशन विद गणेश के आज के इस कार्यक्रम में एक ऐसे व्यक्तित्व को मैंने आमंत्रित किया है, जो ऐसे अपीयरेंस वाइज़ आप विश्वास नहीं करेंगे, परंतु पहाड़ों पे जाना, ट्रैकिंग करते हुए क्लाइंब करना, अमेरिका, अफ्रीका, भारत, नेपाल उनका बड़ा ही शौक है। ये शौक भी जुनून में बदलता जा रहा है, और जिस कम्युनिटी से वो बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ ऐसे हॉबी वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं। आज उनसे ही बात करते हैं इस स्टूडियो में। चलो उनको स्वागत करते हैं। स्वागत है नूतन जी। नमस्ते, थैंक यू। मैं बता दूं, इनका पूरा नाम है नूतन पोद्दार सरावगी। बेसिकली अपने आप को हाउस मेकर कहते हैं, बट सोसाइटी में अनेक तबके में ये इन्वॉल्व है। साइकिलिंग क्लब में जुड़ी हुई है, और मेडिटेशन में बिलीव करती हैं। बिजनेस टोस्ट मास्टर्स क्लब में जुड़ी हैं, अनेक संस्थाओं में सक्रिय हैं। तो मैं शुरू करता हूँ नूतन। माउंटेन में क्लाइंब करना, पहाड़ों पे चढ़ना, हाँ, वो मास्क वगैरह लगा के क्या-क्या करते हैं अपन, बड़ा ही मतलब दूर से देखे तो बड़ा खतरनाक है ये सारा कहानी, डरावना है। फिर जो लोग तराई में रहते हैं, प्लेन्थ एरिया में रहते हैं, उनके लिए तो सपना है। ये कहाँ से कौन-सा वो बैक्टीरिया, वायरस लगा जो इसमें लग गया? जैसे कि अभी आपने कहा कि तराई में रहने वाले लोगों के लिए एक सपना है, हाँ। तो बस यही मेरा जवाब है कि सच में ये मेरा एक ऐसा सपना है, हुँ, जो शायद मैंने खुली आँखों से देखा, हुँ। और वो एक सपना ऐसा था जो मुझे कभी सोने ही नहीं दिया। ओके, हाँ। मीन्स हमेशा लाइक अब खुली आँखों से जो चीज़ें अभी आपने कहा कि वो मास्क लगाना और क्या-क्या करना, जो है वो बहुत ही डरावना अपीयर करता है, बट वो ही जो एक डरावनी जो एक इमेज है ना, हुँ, वो मुझे मतलब वो मुझे लगा मुझे खींचे जा रही है। हुँ। और जैसे वो गाना ना तेरी ओर लाइक मतलब वो हाँ। सोने ही नहीं देता था। तो हाँ। मैं बोलूँगी कि ये जो है ये बिल्कुल मेरा खुली आँखों का सपना, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि जो हुँ, मैंने सपना देखा, हुँ। मैं उसको पूरे करने के सफ़र पे हूँ और मैं कर पा पिछले रही हूँ। जन्म का अधूरा सपना तो नहीं था? मुझे ऐसा लगता है। ओके, मुझे हाँ। ऐसा लगता है कि कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहते हो कि आप भूल जाते हो उस हुँ, दौरान कि हुँ, हम जिस सपने को पूरा करने के पीछे लगे हैं, उसे हमें क्या-क्या करना पड़ रहा है। हम जो भी हुँ, कुछ करते हैं, हमें बहुत थोड़ा लगता है। तो हुँ। मुझे इतनी शिद्दत तो कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कुछ ना कुछ तो रहा है होगा। ऐसा। करेक्ट। तो स्टार्ट कैसे किया आपने? मतलब
शुरू के फर्स्ट ट्रैकिंग को कहें या क्लाइंबिंग को कहें, आप स्मरण करना चाहे तो कैसे करेंगे? मैं ये बोलूँगी कि ये ऐसा कोई सपना नहीं है जो मैंने कोई 4-5 साल में देखा हो। हम्म। ये सपना बचपन से था, लेकिन मेरे पापा को हमेशा से लगता था कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, अच्छा, हाँ। खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। हाँ। और वो बहुत डिसिप्लिन्ड सोल थे। उन्हें ऐसा लगता था कि हम जितने फोकस अपने एजुकेशन को करेंगे, क्योंकि उनका ये भी कहना था कि अगर तुमने अपने जीवन के 25 साल सिंसियरली, ऑनेस्टली अगर तुमने पढ़ाई को दिए, तो जीवन भर ये पढ़ाई हमें बहुत रिटर्न करती है। शायद ये उनके अपने बचपन की एक मैं बोलूँगी अनुभव थी, क्योंकि बहुत अर्ली एज में उन्होंने अपने फादर को खोया था। ही वाज ओनली 7। तो उन्हें ऐसा लगता था कि शायद पढ़ाई लिखाई ही हमें एक अच्छा इंसान बना पाएगी। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए कभी वो स्पेस मिला ही नहीं। हम कभी भी अलाउड नहीं थे कि हम मूवी देखें, हम रेस्टोरेंट जाएं या हम स्पीकर पे गाने सुने। हम लोग को ये परमिशन ही नहीं थी। पापा का कहना होता था कि गाना सुनना है मीन्स तुम्हें गाने का शौक है, तो किसी और के टैलेंट को क्यों सुनना है? वी शुड सिंग। ये तो मिलिट्री प्रिसाइज लाइफ स्टाइल हो गया। तो ऐसा कुछ था कि हम कर नहीं पाए। फिर जब शादी हुई तो शौक जिंदा ही था। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि कुछ चीज़ें हैं जो मेरे नेगेटिव थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, वो माहौल बहुत डिफरेंट था। उस माहौल में मैं तुरंत से अपनी शिक्षा को नहीं रख सकती थी, और फिर वो भी हमारी मारवाड़ी कम्युनिटी में आज से 26 साल पहले बहुत रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे। हम अपने पल्लू से ही बाहर नहीं निकले थे, तो माउंटेन चढ़ना तो बहुत दूर की बात थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं 5 साल तक पीढ़े पे बैठी थी। पीढ़े पे हम लोग चेयर पे बैठना कि हम बराबर में कैसे बैठ सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे पीढ़ा अभी है या हटा बिल्कुल है। मैं कभी उसको हटा नहीं सकती, क्योंकि वो ठीक है फिजिकली अवेलेबल है, लेकिन मेरे दिमाग से भी वो कभी नहीं हटता। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हाँ वो अवेलेबल है, मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। तो उस समय में ये बोलना कि जी हमारी कोई ख्वाहिश है या हमारे कोई अरमान है, हम नहीं बोल सकते थे। लेकिन हाँ, मैं इसका पूरा क्रेडिट अपने हस्बैंड को देना चाहूंगी। वो इस चीज़ को बिल्कुल जानते थे कि कितनी शिद्दत से मैं इस चीज़ को चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि वाई डू यू वरी, चलेंगे ना, कभी साथ चलेंगे। मैं बस उस कभी का वेट कर रही थी, एंड थैंकफुली वो कभी आया। और हमने जो हमारा ये ट्रैकिंग का सफर है, बिल्कुल हमने साथ में ही शुरू किया था। मार्दी हिमाल, तिली चौ हमने साथ में ही किया। कितने साल? 2017 में हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था, मार्दी हिमाल किया था। देन 2000 रिसेंटली, जैसे 2017 अप्रैल में अगर हमने मार्दी किया, तो 2017 नवंबर में ही हमने तिली चौ किया, वेरी क्विकली। मार्दी कितने हाइट पे है? 4500 meters. That was first time achievement of you. Yeah, that was उस समय का सेंसेशन कैसा फील होता है? Dream came true. हाँ। मुझे ऐसा लगा था कि शायद अब इसके बाद मेरे कोई अरमान ही नहीं है। हाँ। मतलब मुझे लगा था कि ये इतना सुनहरा, इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर सपना है जो पूरा हुआ है। और हमारी नेपाल की ब्यूटी, पूरे रास्ते का जो सफर, मतलब मैं काफी वीडियोस देखा करती थी, शॉर्ट फिल्म्स देखा करती थी ट्रैकिंग की, क्लाइंबिंग्स की। बट वो सब मुझे लगता था कि हम बहुत मूवीज देखते हैं, क्या रियलिटी है, क्या इल्यूजन है जो हम देख रहे हैं, क्या सही है, क्या ये हमें कोई प्रोड्यूसर दिखाना चाह रहा है। मैं कभी समझ नहीं पाई कि रियलिटी क्या है। बट जब वो रियलिटी मैंने पूरे सफर के दौरान खुद से देखी, एक बादल टाड़ा करके एक जगह थी, मुझे ऐसा लगा कि हमने कभी गाना सुना था कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे सारे बादल नीचे। करेक्ट। और मैं बिल्कुल बादल के ऊपर, मुझे लगा कि मैंने ऐसे सीन काफी बार देखे हैं, बट उस पल को जीना वो बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और वहां पहुंच के मुझे लगा था कि शायद आई एम ब्लेस्ड कि जो सपना मैं इतने सालों से देखते आ रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मार्दी के बाद में मैं इतना रिसेंटली मैं तिली चौ करूंगी और वो सफर मेरा कंका गोवा तक जाएगा। मेरे को लगा था कि गॉड ने मेरे अरमान पूरे कर दिए। अच्छा, मार्दी पे ही आते हैं। तो मार्दी जाने के लिए आपका स्टार्टिंग स्टेशन कौन सा था? हमने पोखरा से स्टार्ट किया था। ओके, हाँ। करेक्ट। पोखरा से फिर बाई रोड? पोखरा से बाई रोड गए, और अब एग्जैक्ट स्टेशंस काफी समय पहले की बात है, तो मैं एग्जैक्ट सारे स्टेशंस तो नहीं दिखा। कितने रात लगे मार्दी? हम लोगों का 1 वीक का था। 1 वीक में? हाँ, 1 वीक का था, और बड़े आराम से किया था हमने। अच्छा एक्सपीरियंस था। और
बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी थी। हमें कहीं खाने-पीने की, रहने की हमें कोई दिक्कत नहीं आई, बल्कि उस ट्रैक पे हमने इतना सारा खाना अपने साथ कैरी किया था, बट वहाँ जाके लगा कि हमें क्यों खाना है यहाँ वही पे। बर्डन हो गया हाँ, होगा। हमने छोड़ा वो। हाँ, हाँ, हमने रास्ते में ही छोड़ दिया क्योंकि हमें इतना अच्छा थकाली मील हाँ, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक, हाँ। बिल्कुल पहाड़ की गोद में उगे हुए चीज़ें हम खा रहे हैं, तो बहुत अच्छा अच्छा, एक्सपीरियंस था। तिलीचू का आपने कहा, हुँ, हुँ। तिलीचू मेरे ख्याल से मनांग से ठीक ऊपर है, जी। तो वो कितने दिन का टूर रहा वो आपका? भी हमारा वो हमने 1 वीक में किया था, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो हमारी मिस्टेक थी। हाँ, हमने वो बहुत क्विक किया था, जहाँ नहीं पे करा। हमें बॉडी को एक्लिमेटाइज़ करना चाहिए था, वो हम हाँ, एक्लिमेटाइज़ नहीं कर पाए। इस कारण से जो 6-7 लोगों का हमारा ये ग्रुप था, हुँ, उसमें से लोग पीछे छूटते चले गए, और उस पल पे मैं ये बोलूँगी कि हम इमैच्योर थे कि हम ये फ़ील ही नहीं कर पाए कि हमारी कंपनी छोटी होते जा रही है, इसके पीछे कारण क्या है? हमने उन चीज़ों को जोड़ दिया था कि जो छूटते जा रहे हैं, दे आर नॉट ट्रेन्ड। हमने उस चीज़ को वैसे टैग किया था, और जो कर पा रहा था बस आई थिंक हम बहुत सेल्फिश हो गए थे कि हम बढ़ते चले गए, और हम हमारे पूरे ग्रुप से हम केवल 3 लोगों ने ही तिली चौक का पूरा क्लाइंब ख़त्म किया। तो तिली चौक कर लेने के बाद में जब मैंने नेक्स्ट जब मैंने क्लाइंब किया, वो मनाली का फ्रेंडशिप पीक था, उस समय में हमने इंडिया की एक कंपनी है उसके साथ में हमने एनरोल किया था, और वो ये मेरा फर्स्ट सोलो क्लाइंब था। मुझे उस पल रियलाइज़ हुआ कि द वे वी डू हुँ, इज़ रॉन्ग। वी नीड टू बी वी नीड टू टुगेदर विथ या अदर। अगर हमें हमारी कंपनी के साथ ऐसा लगता है कि कोई नहीं सक पा रहा है, हाँ, तो फिर हमें पॉज़ लेना चाहिए। हुँ, एक होता है कि भैया बिल्कुल ट्रेन्ड ही नहीं हो, हुँ, एक एक नहीं सक पाना और हुँ, एक नहीं कर पाना, हुँ, दोनों में बहुत फ़र्क है। वो हुँ, नहीं कर पाने में कि भई आप ट्रेन्ड नहीं हो, आपकी बॉडी उसको नहीं कर पा रही है, बेयर नहीं कर पा रही है, आप में वो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ नहीं है, वो अलग बात है, वो पहाड़ों का नियम है कि आप उनके लिए अपना ट्रैक या क्लाइंब खराब नहीं करोगे। बट वो इंसान अगर नहीं सक पा रहा है, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि कहीं हम ज़्यादा एलिवेशन गेन कर रहे हैं, क्या उसे कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हमें उसका साथ देना चाहिए। वो हमने उस समय में सीखा। तो ये तिलीचू कितने हाइट पे था? तिलीचो भी 49 के आसपास था। 49। जी। तो वहाँ मैंने जो सुना है, वीडियो में भी देखा है, एक सर्टेन पोजीशन आता है, कितनी गुमटी बोलते हैं हुँ, उसको, हुँ। घूमती बोले, तो बड़ा डरावना है वाइस बिल्कुल। घूमती हाँ, ऐसे जी, खड़ा, और वहाँ लैंडस्लाइड कंटिन्यू होते हैं। होते रहती उस है। समय क्या था? और उस समय अंदर? में ये भी होता है कि 9 टू 11 का एक स्लॉट होता है। हाँ, आप उस समय में बहुत क्विकली आप उस पैसेज को पार कर सकते हो। हाँ, अदरवाइज़ वो इतना विंडी हो जाता है कि रॉक्स भी उस विंड के साथ में आने लग जाते हैं। तो मुझे वो पल बहुत अच्छे से याद है कि जो हमारे पोर्टर थे कृष्णा दाई, हाँ, तो वो बोले कि "म वहाँ ऊब छूं?" हुँ, आणि 1, 2, 3 गर्न बित्तिकै तपाईँ एकदम दौडेर आउनु होला। हाँ, तो मतलब ये बहुत हम ट्रॉमेटाइज़्ड हो जाते थे होना ही है। कि फिर वो जो पैसेज है ना, वो भी बहुत वाइड नहीं सकरा है, होता है, हाँ, सकरा बहुत है, सकरा मैंने होता है। तो वो बोलते थे कि यताउता नहेर्ने ठिक छ, न त हेर्ने तर हेरिसकेछु हाँ, थाहा छ वहाँ के छ भनेर। लेकिन इवन दो रिस्की था, और सच में जो इस टाइप की जो घटनाएँ होती है ना, जैसे हमने बोला कि वो एक टाइम स्लॉट होता है या विंडी होता है, हमने कर लिया। हुँ। वो जो चीज़ है ना, वो बहुत कुछ सिखा जाती है। ब्रिद चौक कितना बार हुआ? फ्रैंकली मैं अगर ये बोलूँगी तो किलिमंजारो तक के सफ़र तक कभी चौक नहीं हुआ। अभी जो रिसेंटली था, यूएस का। ये आई वुड से कि दिस इज़ द सेकंड बर्थ आई कैन से। अच्छा, उस पे आते हैं, हुँ, हुँ। अमेरिका पे आएँगे, उससे पहले हम बात करेंगे नेपाल के ही केस में। हुँ, हुँ। बाय द वे, किसी बंदे को या बंदी को तिलीचू जाना हो, हुँ, हुँ। तो आप क्या-क्या उनको टिप्स देना चाहेंगे? तिलीचू जाना है तो ये प्रिपेयर कर लो, ऐसे कर लो, इसमें मिस्टेक मत करना। जैसे आपने इसमें तिली चौक को स्पेशली रेफ़र किया, मुझे हाँ, लग रहा है कहीं न कहीं आपके दिमाग में भी चल रहा है। आई मैं जाना कैन रीड चाहता आउट मैं राइट? जाना चाहता। यस। तो जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ, हुँ, आप ट्रैकिंग को लेके यू आर नॉट न्यू, हुँ, ट्रू, करेक्ट? ट्रू। तो आपने जो तैयारी बाकी के ट्रैक के लिए की है, हाँ, बस वही सेम तैयारी आपको इसके लिए भी चाहिए, हुँ, नथिंग डिफरेंट। और जो तैयारी आप अभी तक कर चुके हो और हुँ, आपने जो भी ट्रैक किए हैं, आई मस्ट टेल यू
उससे ज़्यादा कोई तैयारी आपको किसी क्लाइंब के लिए भी नहीं चाहिए। अच्छा। करेक्ट। केवल वो जो तैयारी होती है ना, वो आपके माइंडसेट की होती है। दैट्स बिल्कुल, इट। बिल्कुल सही। हमने देखा जैसे नामचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे सैंगबोचे, तो हमें लग रहा था बड़ा भयानक अचीवमेंट किया हम लोगों ने। तो देखे कुछ लोग चप्पल पे ही चल रहे थे, वो भी हवाई चप्पल दिस इज पे। प्रैक्टिस। और स्कूल के बच्चों को देखा जो बड़े मतलब इजी वे में बोला, ये तो हम लोग रोज उतरते हैं चढ़ते हैं। भाई वो पैदा वहीं हुए, उन्होंने तो वो क्रोल करना भी उन्हीं में हाँ। उसी में सीखा होगा, तो उनके हम लिए तो ऐसे फोटो ले रहे हैं, वैसे ले पता नहीं क्या कर दिया हम लोगों बिल्कुल। ने। बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब आते हैं अमेरिका में। जी। अमेरिका में ही क्यों? माउंटेन तो है ऐसा संसार कुछ भर नहीं बड़ा। है कि अफ्रीका ही क्यों या अमेरिका ही क्यों, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, मुझे लगता है कि हर इंसान, जैसे अगर हम एक छोटी सी मैराथन भी दौड़ते हैं, तो हम एक रोड मैप लेके चलते हैं कि ठीक भाई बात है। हाँ। हमें पहले 2 किलोमीटर करना है, फिर 5 करना है, फिर 10 करना है। उसी तरीके से, क्योंकि मैंने ये एक मनाली का एक्सपीडिशन किया था, और कहीं ना कहीं से हमने कहीं ना कहीं हम लोगों ने कोविड के समय में हमने 7 कॉन्टिनेंट्स 7 वंडर्स इसकी ऑनलाइन मैराथन सारी रन की थी, और फुल फैमिली। तो उसी समय से लगता था कि जब हमने 7 वंडर्स के लिए रन कर लिया, कॉन्टिनेंट्स के लिए रन कर लिया, देन व्हाई नॉट समिट्स। लेकिन पता नहीं क्यों मैं जिस कम्युनिटी में पैदा हुई हूँ, मतलब उस कम्युनिटी के नाम पे ना, अगर हम कुछ भी सोचते हैं ना, तो एक क्वेश्चन मार्क पहले लग जाता है। कॉन्फिडेंस घटाने वाले। वो तुरंत से घट जाता है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मैं किसी को बोल सकती हूँ, क्या मैं बोलूंगी तो लोग हंसेंगे तो नहीं कि पागल हो गई है। तो ये एक ऐसी चीज थी ना कि मैं कभी नहीं बोल पाई। और जब ये 7 समिट्स की मेरी जो जर्नी स्टार्ट भी हुई, वो अफ्रीका किलिमंजारो से हुई। 2025 में किया मैंने वो। तो उस समय में भी ऐसा था कि क्योंकि हमारी 25th एनिवर्सरी आ रही थी, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती थी कि पता है मुझे बड़ा मन है कि मैं अफ्रीका का क्लाइम करूं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आई वाज कॉन्फिडेंट कि ये विश मेरी पूरी होनी नहीं है। बट ऐसे ही नहीं होता नॉर्मली रैंडमली, अरे वो मूवी देखे क्या, देखे तो देखे, नहीं देखे तो चलो लेट इट गो। नो में कॉन्फिडेंट हाँ, थी। तो बस ऐसी बहुत बहुत ऐसी नॉर्मली ये बात रखे, किसी ने कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। मेरे को लगा चलो कोई बात नहीं, रिएक्ट भी नहीं किया, इट्स गुड। फिर सेकंड टाइम फिर से ऐसी बात हुई, तो फिर आई डोंट नो, शायद से गॉड चाहते थे कि इस विश को भी, जैसे मेरा मार्दी हिमाल फर्स्ट ट्रैक, सीड तो आपने डाल दिया ना पहले। हाँ, और वो डेस्टिनी जब वो हो गई तो वो तो एडिक्शन है। हाँ। अब ये हो गई तो बाकी के भी क्या बड़ी दिल बात है, मांगे कर ही लेंगे मोर। दिल मांगे मोर। हाँ। और फिर ये अकांका गोवा के बाद, ये किलिमंजारो के बाद हमारा अकांका गोवा का नंबर आया। और आई मस्ट से, जैसे आपने पूछा कि क्यों अफ्रीका या अमेरिका, तो ये है कि अगर हम कोई भी 7 समिट स्टार्ट करते हैं, तो किलिमंजारो बिगनिंग के लिए एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए कि जी हम सबमिट कर रहे हैं। एक हमारे दिमाग में जैसे नहीं होता, बोर्ड का एग्जाम देते हैं, बोर्ड है पढ़ लो, बोर्ड है पढ़ लो। वो बोर्ड में होता क्या है, वही तो क्वेश्चन पेपर होता है, बट बोर्ड 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 डर जाते हैं। बोर्ड बहुत हैवी हो जाता है। एग्जैक्टली। तो वैसे ही सबमिट, वो जितनी बड़ी सबमिट करने में ना हो, उतनी बड़ी सबमिट दिमाग में थी कि पता नहीं क्या होगा। तो एक बिगनिंग के लिए किलिमंजारो एक अच्छा ऑप्शन रहता है। और उसके बाद में जो ये सेकंड है अभी हमने जो किया, किलिमंजारो अफ्रीका में और एकांकी गोवा अमेरिका में, दोनों एकदम अलग हैं। बिल्कुल। और मैंने सुना किलिमंजारो अपने आप में ज्वालामुखी, हाँ, वहाँ पर लावा वगैरह भी बिल्कुल देखने। तो दोनों अलग अलग एक्सपीरियंस रहा होगा। दोनों में आपने क्या फर्क देखा? फर्क तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है मुझसे। ये बिल्कुल डिफरेंट है। हम जब किलिमंजारो गए, बहुत ही वंडरफुल था, और बिल्कुल ग्रीनरी, उसके जो लैंडस्केप्स थे वो बिल्कुल चेंज होते रहते थे। कभी हम बिल्कुल ग्रासलैंड से जा रहे हैं, कभी बिल्कुल जहाँ पे एक हर्ब गार्डन आता है, फिर रेन माउंटेन्स, रेन फॉरेस्ट, है ना, इस टाइप से। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग था, जो हमें हमेशा इन्वॉल्व रखता था। हम कभी बोर नहीं होते थे, एवरी टाइम हम कुछ ना कुछ नया ही देख रहे हैं। बट अफ्रीका के अंदर में जहाँ, ये थोड़ा मोनोटोनस था। इसमें बिल्कुल मडी माउंटेन्स थे, ऐसे लगता था कि चॉकलेटी रिवर्स बह रही है, और वो बिल्कुल लाइक डेड जगह थी, जहाँ पे ना कोई ग्रीनरी है, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डेड है। और समटाइम्स ऐसा लगता था कि हमें ऊपर देखने ही मन नहीं करता था कि हम क्या देखें, लाइक देयर इज नथिंग टू सी। वही बिल्कुल न्यूड माउंटेन्स हैं, कुछ भी नहीं है, और
बिल्कुल मडी रिवर जो फ्लो कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं था। शुरू में हमने कहा वाओ चॉकलेटी रिवर, हमने फोटो क्लिक किए, वीडियो बनाए, उसके बाद में बाद व्हाट? नथिंग। वर्टिकल भी मैंने देखा वीडियो में, यस, वर्टिकल भी क्लाइंबिंग कई जगह थी। ये वर्टिकल था और इसकी एलिवेशन भी बहुत थी। और अगर हम इस क्लाइंब की बात करें तो हमने फर्स्ट डे पे ही लाइक 1600 से 1800 का एलिवेशन गेन किया था, जो हम में से किसी की भी नॉलेज में नहीं था कि हमने इतना एलिवेशन एक दिन में गेन किया है। और उस दिन हम लोगों को सबको लाइक हम में से कोई भी बहुत कंफर्टेबल नहीं था। किसी को वॉमिट हो रही है, किसी को हेडेक हो रहा है, मेडिसिन वर नॉट वर्किंग। आप कुछ भी मेडिसिन ले रहे हो तो हेडेक भी नहीं ठीक हो रहा था। तो हमें ऐसा लगा था कि शायद हम इसके लिए नहीं बने। हमने गलत एक ड्रीम देखा किलिमंजारो है। की बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैं भी अकांकागुआ की बात अच्छा, कर रही हूँ। कंकागुआ। तो हमें ऐसा लगा था कि शायद हमें नहीं आना चाहिए था। और उस पल पे सबसे जो एक फियर फैक्टर था वो ये था कि द मोमेंट वी रीच्ड, हमारे सर पे केवल चॉपर्स मंडरा रहे हैं। कितने चॉपर्स, व्हाई? रेस्क्यू। तो फिर हम 6 बजे पहुंच चुके थे। रात को 10 बजे तक हमारा लगेज जो है जितना भी था वो सब चॉपर से आना था। हमारा लगेज भी नहीं आया कि जो किड्स थे वो भी हमारे लगेज पे थे। तो ये बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड एक्सपीरियंस था उस दिन। फिर हमें बहुत लेट आवर्स में ये बताया जाता है कि जो 90 लोग ऊपर सबमिट के लिए गए थे, उनके 90 के 90 लोगों की रेस्क्यू चल रही है नीचे, बिकॉज कोई एवलांच प्लेट जो है वो उनकी तरफ शिफ्ट हो गई है अचानक से। हमें लगा कि वी शुड गो बैक। हमें हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारा घर, हम ऐसे लगे जैसे मूवी ऐसे चल रही है कि जी कर क्या रहा है, यू मैड, व्हाट आर यू डूइंग? हमें तो वापस जाना चाहिए। लाइक हम सब इसी थॉट के साथ सोए थे कि नेक्स्ट डे हम तो चले जाएंगे, हम नहीं कंटिन्यू करने वाले। बट सुबह उठे, हम फ्रेश थे, बहुत फ्रेश मॉर्निंग था, साइकोलॉजी ठीक हो गई, चेंज हो गई थी। आई थिंक बॉडी जो है एक्लेमेटाइज हो गई थी, तो we were in our senses. अकांकागुआ का बात करते हैं जो अमेरिका में। तो आपने बताया नया बर्थ आपको मिला, क्या घटना है वो, कैसे ऐसा फील आया? और डे 1 से ये बहुत टफ लगा हमें। जैसे हम बाकी के ट्रैक्स पे करते हैं तो ठीक है, फर्स्ट डे हमारी बॉडी जो है वो इंक्लाइन चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं होती है। हम जिस जगह पे रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, अगर हम दौड़ रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं ना, प्लेन में करते हैं, कोई एलिवेशन नहीं होता यहाँ पे। तो वो एक अलग चीज़ होती है कि हम थक जाते हैं या हमारी सांस फूलती है। बट यहाँ पे आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता था कि एक ग्रीनरी वगैरह का नहीं होना, तो हमें लगता था कि शुरू से ही ऑक्सीजन लेवल कम रहता है या हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है ऑक्सीजन लेने की। कुछ साइंटिफिकली मुझे समझ में नहीं आया, बट एक अनइजीनेस रहती है। तो डे 1 से ही कॉन्फिडेंस, जैसे हम बात भी करते थे ना घर पे, तो मैं ये कहती थी कि शायद लौट आएंगे, लग नहीं रहा कि हो पाएगा। तो घर पे सब यही बोलते थे कि अरे इतनी जल्दी कौन हार मानता है, तुम तो वैसी नहीं हो। तो फिर कई बार ऐसा होता था कि रोने लग जाते थे कि शायद मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, शायद मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं थी। खुद पे डाउट होने लग जाता था। घर के वाले ये नहीं बोले कि यार कहाँ फंस गई, आ जाओ, कोई बात नहीं। इन चीजों को मैं बोलना चाहूंगी कि चाहे मेरे हस्बैंड हो या मेरे बच्चे या मेरा बेटा है 7 इयर्स का, तो ये बोलते थे अरे माँ तुमने तो बहुत ट्रेनिंग की है, कम ऑन, डोंट गिव अप। हाँ, यू कैन डू इट, डोंट गिव अप। तो एनर्जी मिलता था। और इसके अंदर में ये भी था कि अभी तक के हमने जो भी क्लाइंब या ट्रैक किए थे, हमें अपने पानी को लेके, खाने को लेके, या जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं उनको लेके हमारे पास कभी इतना स्ट्रगल नहीं था। यहाँ पे उन चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रगल था। जैसे हमारे कैंप भी लगते थे रात को, तो ऑफ कोर्स हम स्नो पे ही सोते थे। तो कहाँ जहाँ हमारा टेंट लगता था, स्लीपिंग टेंट लगता था, वहाँ से जो हमारा मैश टेंट होता था वो काफ़ी दूर पे होता था। हम काफ़ी थके होते थे। और अगर आपको पानी भी पीना है या अगर आपको टॉयलेट टेंट भी जाना है, तो आपको अपने आप को बहुत प्रिपेयर करना पड़ता था कि कवर करना है पूरा, आपको पूरा पहनो। फिर अगर आप टेंट से निकलते हो तो जो हमारी ब्रीथ भी होती थी ना, वो बिल्कुल टेंट पे ऐसे फ्रोजन हो जाती थी। हम उठते थे, वो पूरी जो हमारी ब्रीथ है वो भी पूरी ऐसे हमारे पे गिरने लग जाती थी। फिर बाहर निकलो तो वो जूते पहनना, वो सब कुछ, मतलब एक टास्क होता था। वो चीज़ ईजी नहीं लगता था, काफ़ी डिस्टेंस पे होती थी। प्लस मैंने ये देखा कि अफ्रीका में भी जो खाना वगैरह था वो फिर भी हमारे टेस्ट को बहुत मैच कर जाता था।
और नहीं भी होता था तो वहाँ के टेंट्स इतने दूर नहीं होते थे, लाइक हम खुद चले जाते थे, हम खुद से कुकिंग भी करते थे ना, तो दे वर सो पोलाइट एंड हम्बल। वो हमसे बहुत अच्छे से मिंगल करते थे। बट यहाँ के लोगों का हमारे किचन में जाने से ही इनको प्रॉब्लम था। वी अच्छा। कांट जस्ट एंटर। हम अगर अपना पानी भी गर्म करना है, हमें कितना गर्म पानी चाहिए, तो वी वर नॉट अलाउड टू एंटर इन मैश किचन। हम तो बहुत रेस्ट्रिक्टेड था। हम तो विजुअलाइज कर रहे हैं, हमें तो रात को 2 बार उठना होता है। हाँ, तो हम तो तो ये सब थे। फिर हमने धीरे-धीरे उन चीज़ों को भी हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, वो हम धीरे-धीरे सीख गए थे। बट इवन दो इट वाज़ टफ, फिर 5 या 6 दिन के बाद में जैसे ही हम कैंप 2 के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे देयर इज़ नो फायर, नो वाटर, कुछ भी नहीं है। मतलब आपको रेडी टू ईट पैकेट्स लेके जाने होते हैं आपको खाने के लिए, और बड़ी छोटे-छोटे से सिलेंडर्स होते हैं। तो उस पे जो हमारे शेरपाज़ हैं, पोर्टर्स हैं, गाइड हैं, वो अपने बैग में स्नो भर के किसी दूर जगह से, जहाँ पे किसी ने उसे गंदा ना किया हो, अनटच हो, उस स्नो को लाके वो मेल्ट करते थे। और हम लोग का 22-23 लोगों का ग्रुप था। हम सब अपनी बॉटल लेके ऐसे हम सब क्यू में रहते थे कि अब आएगा। हमें पानी भरना है। और आप कितने भी क्यू में हो, आप कितने भी टायर्ड हो, आपने खाना खाया है या नहीं खाया है, वो सब सेकेंडरी होता था। यू जस्ट फिल वाटर फर्स्ट। और कम से कम हम 4 बॉटल तो भरे, क्योंकि 4 बोतल कितने ml का? 1 लीटर की हम 4 बॉटल हम कैरी करते थे। उसके अलावा एक हमारा हाइड्रेशन किट होता था, क्योंकि पानी हमें उसी समय मिलना है। बैकपैक हमें उतना 4 लीटर 5 लीटर पानी हमें कैरी करना ही होता था। तो ये ना स्ट्रगल बहुत, बेसिक नीड्स के स्ट्रगल बहुत थे। प्लस ये भी था कि आप इतनी मेहनत कर रहे होते हो, इतना एलिवेशन गेन कर रहे होते हो, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली यू आर ब्रोकन। आपके दिमाग में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि आई शुड डू और नॉट। अगर मैं करती हूँ जो स्ट्रगल मुझे अभी हो रहा है, मुझे आगे जाके ये स्ट्रगल बढ़ना ही है। फिर हम स्टोरी सुनते रहते थे, ऊपर वो गया जो हमसे आगे है, हमें उनकी भी तो स्टोरी हम सुनते रहते थे ना, कि वो फेंट हो गया, वो गिर गया। हम वहां गए थे तो किसी ने बोला कि एक बंदा है, वो उसकी डेड बॉडी देखी हमने। तो सारे डरावनी कहानी। और वहाँ होता था ऐसा। दैट वाज लाइक एग्जैक्टली लाइक कोविड का पीरियड। जैसे हम फोन उठाते थे, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, सारे अपने ही लोग हुआ करते थे। और वहां पे जब हम क्लाइंब पे हैं, तो जो भी हमारा फ्रंट बैच हो या बैक बैच हो या हम हो, हमें लगता है ये हमारी कम्युनिटी है, अभी ये हमारी फैमिली है। जो हमसे आगे है या पीछे है, वी आर फैमिली। तो हमें अपडेट मिलते रहते थे। तो उन अपडेट से आप मोटिवेट हो रहे हो या आप डर रहे हो, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। बट एट द एंड अगर आप मोटिवेट होते हो तो यही आपकी जीत होती है। बट ऐसा बहुत कम होता है कि एक डेड बॉडी को देखना और देख करके फिर भी आपको आगे बढ़ जाना कि नहीं जी हमें करना है। आपने देखा डेड बॉडी? आई कैन शो यू पिक्चर। मतलब वो एक फॉरेनर किसी बहुत अच्छी कंपनी के साथ था। ही वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर, और उसने इतने सारे माउंटेन क्लाइंब कर रखे थे। उसके साथ ये कैसा हो सकता है, लाइक इट वाज मिस्ट्री। और उसने वो सबमिट कर लिया था। ही वाज कमिंग बैक आफ्टर सबमिटिंग एंड ही पास्ड अवे। तो बाद में जब उसका मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या रीजन था, लेकिन ये हमने ये सुना कि वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, और उन्होंने जो एक फूड इनटेक या जो हाइड्रेट करना होता है वो ऐसा कुछ किया नहीं था। अब ये तो उसने क्या किया वो तो वही जानते हैं, पीछे रीजंस रह जाते हैं। मेन बात है डेस्टिनी। डेस्टिनी बहुत हमें बहुत तोड़ देती है। फिर मुझे वो बहुत अच्छे से याद है कि जब हम अपनी पैकिंग कर रहे थे जाने के लिए, तो हमें कहा गया था कि हमें कैंप 2 के ऊपर अपना फूड जो भी हमें पसंद है हमें वो लेके जाना है। अब नेचर में ऐसा है कि जी फ्राइड नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, ये एक नेचर है। लेकिन ये कभी नहीं समझ पाए कि जो यहाँ नहीं खाना है शायद पहाड़ों का वो सर्वाइवर है। हम कभी नहीं समझे। यहाँ का जो हमारा फूड हैबिट है उसी हिसाब से हमने कुछ रेडी टू ईट के पैकेट्स रख लिए। और मतलब उस एक्सपीरियंस ने या उस क्लाइंब ने ये सिखाया कि हमें बिना किसी भी चीज के रिसर्च किए बिना, जब आपको पता है कि आप किसी ऐसे इम्पॉसिबल टास्क पे जा रहे हो, तो यू शुड स्टडी। और हमने विदाउट स्टडी वो अपना फूड स्टफ इकट्ठा किया, और वो हमारा फूड स्टफ ही गलत चॉइस था। वही बर्डन हो गया। वो बर्डन नहीं, वो हमने ऐसा फूड कैरी कर लिया रेडी टू ईट पे कि जिसे फायर चाहिए, चाहे 3 मिनट्स का ही हो, बट उसे 3 मिनट्स के भी फायर चाहिए। वो बॉइल्ड वाटर से नहीं होगा। मैं समझ गया। रेडी राइस, रेडी दाल, रेडी वेजिटेबल्स। कैन यू बिलीव हमने वहां पे कच्चे चावल खाए। हम जीरा राइस ले गए
और जब हम उसे बॉइल्ड पानी में डाले हाँ वो पका ही नहीं। हाँ, टेम्परेचर ही कुछ ऐसा था। और आई मस्ट टेल यू कि आप पहाड़ों में जब आप एलिवेशन गेन करते हो ना, देयर इज नो ह्यूमैनिटी। आप बहरे हो जाते हो, आप अंधे हो जाते हो, आपको होना पड़ता है बिकॉज आपको सरवाइव करना है। अगर आपको सबको अपनी अपनी पड़ी है। ऑफ कोर्स आप कैंप 2 के बाद में आपको समिट पुश करना है, समिट के बाद में आपको फिर से लौटना भी है, तो आप उतना ही खाना कैरी कर रहे हो अपने साथ, यू कांट शेयर। ह्यूमैनिटी इज नॉट देयर। हमने फील किया ये चीज। हम कच्चे चावल पानी में घोल के, मैं मेरी सिस्टर, हमें ऐसा होता था कि हमें माइग्रेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, हमें नॉसिया हो रही है, वॉमिटिंग फीलिंग आ रही है, होता था ऐसा। बट हमें ये भी मालूम था कि बहुत नेचुरल है। उस पल पे हमें बहुत सॉलिड फूड की रिक्वायरमेंट होती थी, बहुत सॉलिड फूड। बट हम लेके तो सॉलिड फूड गए थे, बट वो गलत ऑप्शन था। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो हमारे सामने में एक फ्रेंड थी, वो थेपला ले गई थी। रेडी टू। हमने काफी दिनों से मुंह से कुछ चबाया नहीं था रोटी टाइप। देख के हमें उसको देख के लग रहा था कि शायद इस यूनिवर्स का सबसे अच्छी खाने की चीज ये थेपला है, और उसके हाथ में, वो उसके हाथ में। हम मांग नहीं सकते थे क्योंकि हमें पता है देना इसलिए नहीं था कि हमें दिख रहा है कि सामने के पास जो है वो बहुत कैलकुलेटेड है। तो मांगना भी हमारी स्टुपिडिटी है, हमें नहीं मांगना चाहिए। तो हम आपस में बात करते थे, बहुत मन कर रहा है ना रोटी खाने का, काश हम भी थेपला ले आते, सो दैट कि अगर उसको लगे मेरे पास एक भी स्पेयर है तो शी कैन शेयर। बट यू नो, नो इफेक्ट। She understood your dream, huh? She understood and she knew it, but she can't do it. हम समझ पा रहे थे। She shouldn't do even, I think. Actually, she has to survive. और उसको पता है कि मुझे क्या खाना है। और I must tell you कि वो जो है वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी थी। उसने हमसे ज़्यादा सबमिट्स भी किए थे। ये उसका 5th सबमिट था। वो इंडियन थे। हम सारे इंडियन थे। हम में से कोई भी फॉरेनर नहीं था। हम सब इंडियन ही थे। बस मैं ये बोलूँगी कि मैं फॉरेनर थी फ्रॉम नेपाल, अदरवाइज ऑल वर इंडियन। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। उसी में एक दो दोस्त थे, राघव वगैरह थे, वो आते थे, क्या हुआ नूतन, यू डिडंट ईट एनीथिंग, आई एम नॉट लाइकिंग माय फूड। तो फिर वो अपने वाले पाउच से कि डोंट माइंड, हाँ मैं तुम्हें हाफ ही दे सकता हूँ, आई डोंट माइंड यार, तुम हाफ दे दो, यू कैन ईट। तो हमें लगा कि, और पता है जैसे काफ़ी चीज़ें ऐसा लगता था कि हम नीचे, जैसे हम अपने बच्चों को डांटते, क्या शुगर खाते रहते हो, क्या शुगर कैंडी सारे दिन खाते हो, सारे दिन क्या जूस पीना है, टेट्रा पैक जूस, ऑल नॉनसेंस, सारा हेल्थ खराब हो जाएगा। बट पहाड़ों में वो सर्वाइवर होता है। हमें टैंक घोल के पिलाया जाता था ताकि हमें इंस्टेंट एनर्जी मिले। हम कैंडीज को हमारे पैंट्स के, कार्गो पैंट्स पे जितनी पॉकेट्स होती थी, यहाँ पे हम हर जगह कैंडी रखते थे, सो दैट कि हमें कहीं पे भी लगे हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है या हमें नॉजिया आ रहा है तो वी कैन पुट अ कैंडी इमीडिएटली। तो ऐसा लगता था कि शायद से सच में सृष्टि ने जो भी चीजें बनाई है बहुत बैलेंस करके बनाई है, हमें बैलेंस करना नहीं आता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हम आगे बढ़ते हैं। आपने शेरपा लेडी का बात किया, बिल्कुल, तो मेरे को याद आ रहा है, मैं भी ये एवरेस्ट बेस कैंप के ट्रैक में था, तो मेरे को बोला जाता था शेरपा जो होते हैं उनकी लंग्स जो है हम लोगों से बहुत बड़ी हो जाती है। तो एक दोस्त है बोले, दाई शेरपारों को फोक्सो नहीं ठुलो उनसे। और मजेदार बात, जिस एवरेस्ट बेस कैंप को हम लोग एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं, वो हर साल मैराथन होता है एवरेस्ट बेस कैंप से, बिल्कुल होती है। और वो बिल्कुल सुबह निकलते हैं, शाम तक पहुंच जाते हैं, और हमें लगता है 7 दिन। बिल्कुल। तो अब ये शेरपा लेडी वहां कैसे पहुंच गई? ये कोई बड़ा क्वेश्चन ही नहीं है, आई थिंक। हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आप शेरपा लेडी की जो आप बात कर रहे हो, बेस कैंप पे, अभी हमने एक शेरपा लेडी देखी यहाँ अकंका गोवा में, वही उसी की बात कर रहे हैं। यस, मतलब उसने, मतलब जो हमारे गाइड या पोर्टर्स जितना लगेज कैरी करते थे, इक्वली वो भी उठाया करती थी। मतलब जो जब हम डिसेंड करते हैं तो डिसेंड करने के समय में आप, एक टेक्निक होती है जिसमें आप ऐसे क्रॉस फीट करते हुए आप दौड़ने की पोजीशन पे आप डिसेंड कर रहे हो। जब हमने उस लेडी को देखा,
अब विश्वास नहीं करोगे, मैं एक पल के लिए मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। मुझे लगा कि यहाँ पे दुनिया का या यूनिवर्स का जो एक फॉर्मूला है मेल एंड फीमेल को डिफाइन करने का, दैट वाज टोटली डिफरेंट। अच्छा, क्या था? मतलब हम जैसे हम एक फीमेल को कब बोलते हैं कि वो शक्तिशाली है या वो बहुत स्ट्रांग है, कब बोलते हैं? जब हम माँ दुर्गा का नाम लेते हैं या हम माँ काली का नाम लेंगे, तब हमें लगता है कि हाँ, एक फीमेल जो है इतनी पावरफुल है। बट अपार्ट फ्रॉम गॉडेस, अगर हम एक कमर्शियल लैंग्वेज में अगर एक विमेन को डिफाइन करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि वो बहुत नाजुक है, बहुत भावुक है, वो बहुत कोमल है, हैंडल विथ केयर आइटम है। भाई वो नहीं है, वो नहीं है। वो लेडी को देखने के बाद में वो कंफर्म, वो लेडी के बाद, उस लेडी को देखने के बाद में ऐसा लगा कि यार ये भी तो लेडी है। बच्चे तो इसने भी पैदा किए हैं। हम बोलते हैं कि भाई बच्चे पैदा हो करके एक लेडी जो है वो वीक हो जाती है। भाई कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होती। जैसे हम बोलते हैं सबमिट नाम अपने आप में इतना भारी होता है। करने के बाद लगा कि ठीक है, इतना इजी नहीं है, बट ये उतना भी सबमिट भारी जितना सुनने में लगता है वैसा भी नहीं है। वैसे एक फीमेल है, शी इज वेरी स्ट्रांग। हम उसे बोल बोल के हम उसके लिमिटेशंस को हम खुद लिमिट कर देते हैं, पहले ही जज कर लेते हैं। यस, दिस इज ओनली जजमेंट। गोवा शेरपा लेडी कितनी थी वैसी? हमने काफी देखी। क्या करती है वहाँ पर वो? भाई वो जीती है अपना जिंदगी बिना किसी टैगलाइन के, बिना किसी जजमेंट के, बिना ये सुने कि तुम एक औरत हो। मतलब वो जॉब है यहाँ, वो उनका जॉब है। पहले शौक था, वो शौक था। उस शौक में उन्होंने काफी पहाड़ चढ़े, क्लाइम्स की। उन लोगों ने 7 सबमिट्स किए रहते हैं, सब कुछ किए रहते हैं। अब वो उनका एक पैशन बन जाता है। उस पैशन में कई लोग हैं जो अपनी एक कंपनी चलाते हैं। आप ये सारा खेल फिर फाइनेंस का होता है। जो फाइनेंशियली बहुत केपेबल है वो अपनी कंपनी रन करते हैं। जो नहीं है, जो शौक रखते हैं पहाड़ों का इस टाइप का, वो उस लेडी शेरपा में हमने देखा। तो वो गाइड का काम करते हैं या और कुछ? वो बिल्कुल गाइड का काम करते हैं। और उनके बहुत अच्छे कनेक्शंस होते हैं। और जितने भी जैसे हम जैसे लोग होते हैं जो हम किसी दूसरे कंट्री से आए रहते हैं, हमें ऐसा फील ही नहीं होता। वो हमें इतना कंफर्ट जोन में ले आती हैं, वो हमें इतना बूस्टअप करती हैं। जब हम ऐसे बैठ जाते थे, लाइक कम ऑन चीयर अप, तो हमें लगता यार शी इज अ लेडी। और नेपाली में कितनी बात की आपने उनसे? नेपाली में बात करने का ऐसा था कि उसने पूछा कि आप कहाँ से हो। तो उसने बोला कि हाँ, आई हैव ऑल्सो बीन टू नेपाल, आई हैव क्लाइम्ड 8848 एंड ऑल, इस टाइप से बात हुई। बट हाँ, वो नेपाली समझती नहीं है। बट वो मैं नेपाल से हूँ करके मेरा एक अलग ही कॉर्नर था उसके पास में। इसके मतलब है वो बड़े लंबे अरसे से वहाँ यूएस में बिल्कुल है। वो है यूएस की ही, बट शी वाज फॉन्ड ऑफ क्लाइंबिंग एंड ऑल, तो वो नेपाल भी आ चुकी। बीइंग एस्पिरेंट, यदि मैं जाना चाहूँ एकांका गोवा जी समिट में, तो मेरे को आप क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं बोलूंगी कि सबसे पहले तो आप अपने दिमाग को ऐसा बना लेना कि बस मुझे जाना है, जिद्दी होना पड़ेगा, बस मुझे जाना है। आपको बहुत लोग बोलेंगे, और मैं बोलूंगी आप बोलने का मौका ही मत देना। जाने से पहले जब आप कर लो ना, तब ढोल बजना चाहिए कि जी आपने कर लिया। करने से पहले ओनली यू एंड योर गॉड, बस, और किसी को पता नहीं होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। अदरवाइज इतनी सारी फ्री एडवाइस आएंगी। बिलोंगिंग्स में क्या क्या ले जाना चाहिए? बिलोंगिंग्स पे इसकी काफी लंबी लिस्ट होती है अकॉर्डिंग टू वहाँ का वेदर, तो उनको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जो गर्म कपड़े वगैरह भी रहते हैं वो उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर के हिसाब से। उन चीज़ों में हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पैसे कितने लग जाएंगे? विल टॉक अबाउट इट। बट हाँ, मैं ये जरूर बोलना चाहूँगी कि जो ये शौक होते हैं ये बहुत कॉस्टली शौक होते हैं। और ये जो शौक है मतलब फाइनेंशियली तो कॉस्टली होते हैं और सोच में भी बहुत कॉस्टली होते हैं। आपको पैसे के अलावा बहुत कुछ पे करना होता है इसके लिए। आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए, आपका जिद करने के लिए होना चाहिए, बट जिद ये ना होना चाहिए कि जिस मोमेंट आपके पैर बिल्कुल जवाब दे रहे हो कि अब मुझे नहीं करना, तो वहाँ पे फिर आपका ईगो भी नहीं होना चाहिए। Very true. You should be smaller in ego. Alarming situation. Yeah, you should be smaller in ego, stronger in
माइंडसेट। रैशनल होना बहुत जरूरी यस, आपको ये नहीं ईगो में लेना चाहिए कि, क्योंकि ये मोमेंट मेरे लिए भी आया था कि मुझे एक पल पे लगा था कि आई शुड गो बैक, हम्म है ना? लेकिन अगले पल मुझे लगता था कि अगर मैं वापस गई तो यार मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, यार मम्मा हार गई। मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, अच्छा बड़ी चौड़ में गई थी, करके तो नहीं आई। लाइक मुझे नहीं पता वो बोलते कि नहीं बोलते, बट मेरा अपना कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन शुरू में आई मस्ट टेल यू, मेरा ईगो था। हम्म मुझे लगता था कि व्हाट मे हैपन, हम्म मैं गिव अप तो नहीं करने वाली, मैं नहीं करूँगी। वो जिद थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उसी क्लाइम ने, उसी नेचर ने, उसी माहौल ने बहुत कुछ सिखाया और लगा कि ठीक है, सबमिट करना या नहीं करना। जिस दिन हमने सोच लिया कि हमें आकांक्षा को बजाना है, चढ़ तो हम उसी दिन गए, अब तो दिखाना है। चढ़ तो हम लिए, जब इतनी क्या ऊंची बात। सोच ले लिए, हम अपनी हाँ, बॉडी को ट्रेंड कर रहे हैं, दिमाग को ट्रेंड कर रहे हैं, हम सब कुछ कर चढ़ लिए ना। अब तो केवल एक दिखाना है। तो बॉडी को ट्रेंड करने के लिए आपने बीरगंज में रहते हुए क्या किया? ये बहुत अच्छी बात है। हम बहुत कंप्लेन करते हैं कि हम बहुत छोटी जगह में हैं, यहाँ कुछ नहीं है। मैं बताती हूँ, यहाँ बहुत कुछ, कोई ट्रैवलिंग टाइम वेस्ट नहीं होता है। आपकी हर चीज़ें बहुत रीज़नेबल यहाँ पे अरेंज हो जाती है। मैं जहाँ जिम जाती हूँ, वहाँ के जो हमारे ट्रेनर दाई हैं, ही इज़ अ वेरी गुड ट्रेनर। और हमें जो जो करना होता था, हमारी बॉडी को ट्रेंड, हमारे पास जो हमारी कंपनी है उनसे हम लोग अपना पूरा प्लान मंगा लेते थे। कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि हमारे यहाँ जिम में अवेलेबल नहीं है, तो जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है उसके लिए मैं अपना माथा क्यों लगाऊं, वो नहीं है, क्या है, आई शुड डू दैट थिंग। वो हमने किया। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मैंने घर पे, अपने ही घर पे मैंने क्रिएट कर ली थी, जो जिम में नहीं थी वो मैं अपने ही घर में क्रिएट कर लेती थी और मैं अपना वो घर में प्रैक्टिस कर लेती थी। तो बीरगंज में रह के आप 8848 भी चढ़ सकते हो, हमारे पास वो सब कुछ है। प्रैक्टिस। बस आपको बहुत डिटरमाइंड होकर के आपका जो एक ट्रेनिंग पीरियड जो होता है, आपको ट्रेंड करना है, थोड़े से डिसिप्लिन बनना है अपने लाइफ में। क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं कि कुछ दिन पहले हमें क्या नहीं खाना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए, दैट्स इट। और ये बहुत टफ नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं टेक्निकल जो हमारे बीरगंज में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम तराई में रहते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए हमें काठमांडू जाके 2 या 3 दिन में वो ट्रेनिंग ले लेना चाहिए। 3 खतरनाक क्लाइंबिंग किया, ट्रैकिंग तो कितने किए, ठीक है। ये सारे एक अचीवमेंट के बाद में जब लौट के आते हो तो आपके अंदर में किस किस्म की फीलिंग आती है? मैं बोलूँगी आप चेंज होके जाते हो, जो आप जाते हो उसे छोड़ आते हो और आप एक नया ही इंसान बन के आते हो। क्योंकि जाने के समय एक फितूर होता है, एक नशा होता है, एक अपने आप में गुरूर भी होता है, अच्छा हम तो वो करने जा रहे हैं करके ना। ये सारा गुरूर, नशा, ये सब 3 दिन में उतर जाता है और हमारी रियलिटी हर रूप में हमारे सामने होती है। और जब हम चढ़ रहे होते हैं ना, तो आई फील लाइक कि दिस इज नॉट लेस देन एनी मेडिटेशन। क्योंकि आपका 20 लोगों का ग्रुप जाए या आप सोलो जाओ या 5 लोगों के ग्रुप में जाओ, द थिंग इज कि माउंटेन में अपना एक पेस होता है। आप एक ऐसा मोमेंट आता है कि व्हेन यू आर वॉकिंग और क्लाइंबिंग अलोन, और उस समय में मुझे लगता है कि हमारे दिमाग में, हमारे दिल में जितने भी क्वेश्चंस का जो एक ट्रैफिक लगा होता है ना, आई डोंट नो, नीचे हम कुछ सॉल्व नहीं कर पाते, बट ऊपर हमारे हर सवाल का जवाब हमें खुद मिल रहा होता है। हमें लगता है कि वो हम कौन सी दुनिया में रहते हैं, ऐसी कौन सी पावर है जो हम में आ जाती है और हम बिल्कुल डिटॉक्स होके आते हैं वहां से, अपने आप से कनेक्ट होते हैं ना। करेक्ट। आपका इंटरनेट वहाँ कनेक्ट हो जाता है और हमें रिग्रेट होता है कि हम कर क्या रहे हैं, मतलब इतनी छोटी छोटी सी बातों में हम उलझ जाते। सस्ता था, बट 7 ट्रैक्स में ये 2 ऐसे थे जिनको मैं बोलूंगी ये सस्ते थे। मैं क्या मान के चलूं, तीसरी आप तैयारी कर रही हो या भी? मैं अपनी तैयारी कभी नहीं रोक सकती हूँ। वेरी ट्रू। मेरी तैयारी कभी नहीं रुकेगी। हाँ। क्योंकि मेरा एक थ्योरी है कि अगर मैंने ऐसा सपना देखा है तो मैंने अपने लिए एक थ्योरी बनाया है कि अपने आप को इतना प्रिपेयर रखो कि जिस दिन मुझे मौका मिला ना, तो मुझे फिर ये मौका नहीं चाहिए कि अब मैं अपने आप को ट्रेंड करती हूँ। आई एम ट्रेंड, आई कैन लिव राइट नाउ। तो इस थ्योरी पे मैं काम कर रही हूँ। लेट्स से अगर मुझे कुछ ऐसा अच्छा कोई बैकअप मिलता है या स्पॉन्सर मिलता है तो फॉर श्योर देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। फिजिकल और मेंटल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल,
सोशल, ये 5 हेल्थ को हेल्थ मानते हैं आज के साइंस भी। एक बिल्कुल। आए थे न्यूरो सर्जन, पहले फिजिकल को हेल्थ माना जाता था, मेंटल जोड़ा, फिर साइकोलॉजिकल, लास्ट में अब सोशल भी जोड़ दिया स्पिरिचुअल के साथ में उन्होंने। ये सारे चीज को मेंटेन करने के लिए आप क्या क्या करती हैं? मुझे लगता है कोशिश तो यही रहती है कि मैं इन चीज़ों को बैलेंस कर पाऊँ और जैसे कि हमारी एक बारी बात भी हुई थी कि आप फिज़िकली बहुत अपने आप को ट्रेन्ड करते हो, बट स्पिरिचुअली इफ यू आर नॉट वर्किंग, तो आपका एक कोना जो है वो खाली है, लंगड़ा हो गया। लंगड़ा है। तो ये वही चीज़ है कि अब जैसे अपने आप की बॉडी फिट रखनी है तो आपको मॉर्निंग का जो आवर है वो अपना एक मी आवर बना करके और उस पे काम करना चाहिए। उसके बाद में मेरा ये मानना है और मेरा एक सिंटेक्स भी है कि आपका जो भी दिन भर का वर्किंग आवर होता है, हमें उन चीज़ों को डिवाइड कर देना चाहिए कि ये मेरा स्पिरिचुअल टाइम है और व्हाट मे हैपन, मुझे इस आवर को मैं टाइम इधर-उधर कर सकती हूँ बट करना ज़रूर है। ये मेरा सोशल टाइम है, तो हम उसको एग्ज़ैक्ट टाइमिंग से ना बाँधे बट हाँ, अपने रूटीन का एक पार्ट बनाएँ कि ठीक है, मेरा 2 बजे करने का था, नहीं हो पाया, लेकिन मुझे करना ज़रूर है, इसके बिना मुझे सोना नहीं है। बिल्कुल। तो मैं इन चीज़ों पे ज़रूर काम करती हूँ और शायद आपने ये बिल्कुल ठीक बोला। खाना-पीना? खाने-पीने में मैं बोल सकती हूँ कि जब से ये क्लाइंब का नशा लगा है, हाँ। मैं थोड़ी-सी पर्टिकुलर हो गई हूँ। घर के लोग डाँटते नहीं हैं? नहीं, मुझे घर पे डाँटते नहीं हैं, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मुझे बहुत फिट रखती है, तो उनको भी ये फ़ॉलो करना चाहिए और मेरे डॉटर्स हों या हस्बैंड हो या मेरा वो 7 ईयर का बेटा ही क्यों ना हो, सब फ़ॉलो करते हैं उसी चीज़ को। बाय तो द वे ये किसी पार्टी में जाती हो? पार्टी में मैं जाती हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैं अपने डाइट को या अपने मील को लेके अगर मैं पर्टिकुलर हूँ, तो मुझे सोशलाइज़ होना नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे सोशलाइज़ करना भी पसंद है। मैं जाती हूँ और मुझे मिल जाता है ऐसा कुछ। हमें सैलेड हर जगह मिलता है, कर्ड हर जगह मिलता है, राइस मिल ही जाता है हमें। तो पॉसिबल है, मुझे लगता है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बस मन पे कंट्रोल होना चाहिए कि जी हाँ, मिठाई है, मुझे खानी नहीं है। खुद पे कंट्रोल होना यस, ज़रूरी है। हाँ, कि हाँ, मुझे ये चीज़ नहीं खाना है, बस दैट्स हाँ। इट। अब प्रॉब्लम कब होती है, बोलते हैं ना डोलड्रम सिचुएशन, आपके हस्बैंड खुद ही लेके आएँगे, यार मैं लेके आया हूँ, नहीं तो एक ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है तो मैं उस चीज़ का कभी अपमान भी नहीं करती, क्योंकि अगर अगर वो लाए हैं और मैंने अगर एक बाइट लिया तो उससे मेरी हेल्थ कुछ खराब नहीं होने वाली है, तो मैं उस चीज़ का रिस्पेक्ट ज़रूर करती हूँ। अभी जिस इरा में अपन रह रहे हैं, जेन जी का तो चर्चा तो जी। पूरे संसार के कॉर्नर में पहुंच गया है और बड़ा ही ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज में हम लोग जी रहे हैं। आप जैसे बता रहे हैं, जैसे लेडीज जल्दी अपना उम्र नहीं बताती, आपने बता आई दिया एम प्राउडली से 50 पहुंचने वाली। नहीं, अभी 49 हुई हूँ, अभी 1 साल हाँ, बाकी है। कितने साल तक 49 रहेंगे लड़की? हाइड करके मिलेगा भी क्या? हाँ, शरीर तो नहीं, धीमे आपको एक बात पता होना चाहिए कि हाँ, जो हम शॉर्ट हाइट वाले होते हैं ना, हाँ, तो हम अपने अर्ली एज में, हम यंग एज में लाइक हमें वाइब्स होते हैं, वो इस टाइप के होते हैं, ये बेस्ट स्लीपिंग आवर होता है, हम उस तरीके से, बट हमारा बच्चा अलग दिखता है। तो मुझे अब आजकल क्या लगता है कि अभी तक हम सबने यही बोला है, हम जो बड़े हैं, और हमें लगता है कि हमारे एक्सपीरियंस में हमने जो किया वो सही था, तो इन बच्चों को गलत क्यों करना है, हम इन्हें गाइड करें। बट मुझे अब क्या लगता है कि हमें ये गाइड करना छोड़ देना चाहिए, अच्छा, क्योंकि जो मेरे लिए सच है वो मुझे लगता है कि वो सच है, मुझे लगता है कि वो मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है कि वो जो है वो सही है। सामने वाले को जब तक नहीं लगेगा वो उसको नहीं मानेगा। एकदम सही। तो उसे लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, लेट इट बी। वो एक मोमेंट ही विल रियलाइज और शी विल रियलाइज कि जो माँ बोल रही थी या जो पापा बोल रहे थे वो बात बिल्कुल सही था। वो एक मोमेंट आना है वैसा, और जब वो बदलेगा ना तो वो रियल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फिर उसमें कंप्लेन्स नहीं होती है, फिर वो एक्सेप्टेंस आ जाती है। जैसे जो दोनों डॉटर्स हैं, देयर अडल्ट, एक मैरिड है, एक अभी फाइनल ईयर में है, थर्ड ईयर में। तो जब मैं शुरू-शुरू में बोलती ना कि बेटा देखो इस चीज़ों के लिए माँ के तो इतने इयर्स वेस्ट हो गए हैं, तब मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, तुम्हें इतने साल वेस्ट क्यों करने हैं, यू शुड अंडरस्टैंड मी। तो उन्हें गुस्सा आता था। और फिर जब मैंने छोड़ दिया बिल्कुल कि नाउ दे आर ग्रोन अप, मानने वाले तो है नहीं, कह के रिलेशन खराब हो जाते हैं कि कितना टोकते हो, कितना इंटरफेरेंस करते हो। अब एक मोमेंट आता है कि वो खुद बोलते हैं कि माँ पता है ऐसा हुआ, आप एकदम ठीक बोल रहे थे, वो बात याद आई मुझे।
जैसे अभी जो बड़ी वाली डॉटर है, शी इज इन बिजनेस, तो जैसे एज ए बिजनेसमैन उसके डैड कोशिश करते हैं कि स्वस्ति यू शुड अंडरस्टैंड, तुमको ऐसा करना चाहिए। नहीं पापा, ये आपके जमाने में होता था, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप ये देखिए कि साल भर के अंदर में, नहीं पापा आप ठीक बोल रहे थे, अगर हम उस बात को बोलते रहते हैं ना तो वो कभी चेंज नहीं होता। उन्हें लगता है कि हम थोप रहे हैं, रिवोल्ट करते हैं। यस, उनको स्पेस अगर हम दे, हमें जो लगता है कि गलत कर रहे हैं, हम एक बार बोल दें और हम शांत हो जाए। हमें बार बार उन चीजों को पोक नहीं करना चाहिए, वो बच्चा सुधरता है। जैसे मैंने देखा है, एक एक्सपीरियंस है कि एक किसी की डॉटर एक पार्टी में जाती है और उसे मना किया जाता है कि तुम इतना ड्रिंक मत करो। ड्रिंक का कल्चर है, हम ये नहीं बोल सकते कि तुम ड्रिंक मत करो, छिप के करेगा वो, कम से कम आँख के सामने कर रहे हैं, हम उसको टोक तो पाते हैं कि भाई बहुत हो गया बंद करो, कल्चर ऐसा ही है। वो बात नहीं मानती है, ओवर ड्रंक 3-4 लोग ला करके उसे घर में छोड़ते हैं, पूरी रात वॉमिट करती है, सब कुछ करती है। नेक्स्ट डे जब थोड़े से होश में आता है बच्चा, तो बोलता है कि हाँ हम समझ गए कि ड्रिंक करने क्यों मना किया जाता है। सोचो, आज तक हम समझा ही नहीं पा रहे उनको, लेकिन वो एक ऐसा इंसिडेंट उनको लाइफ लेसन दे जाता है। तो आज का जो बच्चा है ना, वो अपने दम पे एक्सपीरियंस करना चाहता है, अपने बल पे वो डिसाइड करना चाहता है कि क्या राइट या रॉन्ग है। एक कहावत है, बड़ा ही पॉपुलर है, समय बहुत कुछ सिखलाता है आपको, लेकिन समय गुजर जाने के बाद वो एक डर लगता है। तो उसके लिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए, हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि हम उन चीजों को नहीं मना पा रहे, लेकिन हाँ एज अ सिक्योरिटी गार्ड हम तुम्हारे साथ हैं, हिडन, हम नजर रखें लेकिन हम ना टोके। आज के समय में हमारे रिलेशंस खत्म हो जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, आप जिस उम्र के पड़ाव में, आपके कई लेडी फ्रेंड होंगी बीरगंज में, और उनका भी अपना शौक, अपना हॉबी, अपना वर्किंग पैटर्न होगा, अपना माहौल होगा। आज इस पॉडकास्ट स्टूडियो में आपको ये अपॉर्चुनिटी बोले, अवसर बोले, मौका बोले, हम दे, उनको आप यदि एडवाइस करना चाहेंगी, तोड़ दो दरवाजा, है ना, उखाड़ दो ये झिझक, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बोलूंगी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, दुनिया बहुत खूबसूरत है। मैं जितनी फ्रेंड्स बोल दो या सोसाइटी में, हम एक जो विमेन का एक जो लिविंग स्टाइल है, लिविंग पैटर्न है, हम ये देखते हैं कि 3 टाइम का खाना बनाया, सफाई हो गई, फिर बैठ के एकता कपूर देख रहे हैं, फिर घर में माहौल खराब करते हैं। क्या होता है कि एग्जैक्टली देखो, आप जिस माहौल में रहते हैं उसका इम्पैक्ट आता है। जैसे अभी हम बैठे, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हम जब ये कर रहे हैं तो हमें दुनिया से कुछ मतलब नहीं है, हम इस मोमेंट को जी रहे हैं। तो जब आप एकता कपूर देख रहे हैं, आप उसी को जियोगे, ननद, सास, भौजाई, एग्जैक्टली हमारे सोसाइटी में और हो क्या रहा है। और फिर हम बोलते हैं, जैसे मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, हाँ तुम्हें क्या है, तुम्हें तो फैमिली से सपोर्ट मिल जाता है, तुम्हें पति सपोर्ट कर देता है, या तुम्हें बच्चे सपोर्ट कर देते हैं, जी हमें सपोर्ट। भाई सपोर्ट इज नॉट सेरेलैक फूड, इंस्टेंट नहीं मिलेगा। भाई मुझे थोड़ी किसी ने बोल में दिया कि लो सेरेलैक फूड तुम खा जाओ। नो, यू हैव टू ट्रस्ट ऑफ एवरीवन, इट टेक्स टाइम। यस, भाई मैं अमेरिका गई हूँ अकेले, हमें अगर बोला जाए यहाँ पे किसी को कि तुम्हें हेटोड़ा जाना है, एक काम है या कोई मीटिंग है, हेटोड़ा मीटिंग, लेडी फीमेल, कौन जाएगा, ड्राइवर के साथ कैसे जाएंगे, सो मेनी क्वेश्चंस। तो भाई मेरा पति कैसे ट्रस्ट करता है कि मैं अमेरिका जा सकती हूँ अकेले। इट टुक 26 years। Everybody should understand। Yes, तो आप जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से, भाई एसी चला करके मैं टीवी देखूं, नेटफ्लिक्स देखूं, ओटीटी पे सारी मूवीज देखूं, मुझे कौन मना करेगा, कोई नहीं मना करेगा मुझे। बट अगर आपके अरमान है, मैं ये बोला, अगर आपके अरमान यही है कि मुझे एकता कपूर देखना, देन बी हैप्पी, देन देयर शुड बी नो कंप्लेन, नो रिग्रेट। हम औरतों की लाइफ, हम में ये हक नहीं है बोलने का, हम औरतों की लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। आई मस्ट टेल यू, मैंने इस चीज को जिया है, मैंने महसूस किया है। भाई मुझे लगता नहीं है कि ये कोई गुरूर या अभिमान नहीं है, बट इस बीरगंज से तो मुझे लगता है कि जो पहाड़ या जो ऊंचाई मैंने चढ़ी है, शायद कोई मैन तो नहीं होगा, नहीं होगा।
लेडी तो हूँ, थोड़ी मुझे कोई अंगली पकड़ के ले गया। भाई मेरे पति ने सपोर्ट किया, अंगली पकड़ के थोड़ी मुझे वो ऊपर ले गए। आई किल्ड माई सेल्फ, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। हम सब कर सकते हैं। हमारे दिमाग से ये निकालना होगा कि हम एक औरत, हमारा गाड़ी ड्राइवर नहीं है, हम नहीं निकलते हैं। आज का सिचुएशन तो यही है। और फिर हम एट द एंड टैग कैसे करते हैं? हम लेडीज लोग को तो कोई लिबर्टी नहीं है। भाई लिबर्टी तुमने नहीं दे रखी है, तुमने जकड़ रखा है खुद को। पहले खुद तो आजाद करो। हमें एक्सेप्ट करते हैं, मुझे एक्सेप्ट किया है। मेरे बीरगंज वाले मुझे बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, मुझे बहुत पैम्पर करते हैं वो। आपको भी करेंगे। आप कंफर्ट जोन से निकलो। हमारे लिए कुछ भी बड़ा नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या बात, मजेदार बातें हुई। पाली में जन्मी, पाली राजस्थान में है, उसके आगे लग गया नेपाली। तो आज हो गई नेपाली नूतन पोद्दार सरावगी। करेक्ट। आपने देखा इनका जज्बा, इनका जोश, इनका उमंग। उम्र इनको थकाता नहीं है। वातावरण से ये खुद झगड़ लेती है, अपने फेवर में कर लेती हैं। और इनका मानना है आप कंफर्ट जोन से बाहर आइए और अपने फेवर का सिचुएशन आपको ही बनाना पड़ेगा। और आपको पहाड़ चढ़ना है तो पाँव तो आपको खुद को ही बढ़ाना पड़ेगा। पीछे से लोग थोड़ा पुश करेंगे, लेकिन 2-4 कदम पहले आपको ही चलना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बातें हुई, बड़ी सीख वाली बातें हुई। ऐसे ही हम लोग बातें करते रहें। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नेक्स्ट क्लाइम कैसे? इतनी छोटी छोटी बातों में हम रोने लग जाते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं, हमें ये नहीं करना। हम इतने शॉर्ट टेम्पर्ड होके हम डिसीजन लेने लगते हैं अपने लाइफ को लेके, और वहां जाके लगता है कि प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने ऐसे कोई मोमेंट में जहां पर आपने बिल्कुल अपने मौत को बहुत करीब से देखा, आपके दिमाग में ये नहीं आया कि मैं जैसे लौटती हूँ फलाने को बोलूंगी आई लव यू, आई एम सॉरी, और whatever happened in past, forget it, let's start from zero? Yes. मैंने बहुत क्लोज से अपनी माँ को, मदर इन लॉ को मैंने बहुत क्लोजली देखा है। जब वो अपने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे थी, उनकी एक सांस की आवाज, हार्ड ब्रीदिंग, जब वो अपने वेंटिलेटर पे थी तो वो ऐसे ब्रीद लेती थी। तो हमें उसमें में लगा था कि शायद अब माँ हमें छोड़ के जाएंगे। जब ये वाली सांस फर्स्ट टाइम जब मैंने ली थी, तो उस समय में केवल माँ घूमे थे हमारे आँख के आगे। मुझे लगा कि कहीं माँ तो वेंटिलेटर मशीन पे थे, कहीं नेचर ने मुझे वेंटिलेटर पे तो नहीं डाला। ये सांस क्यों आई मुझे? और वो सांस फ्रीक्वेंट थी, कंटिन्यूस। फिर हम एक घुट पानी पीते थे नॉर्मल होने के लिए, फिर अगेन वो सांस आती थी। तो हमें लगता था कि गॉड, अगर हमें नहीं रहना है, या मे बी दिस इज माई लास्ट मोमेंट इस प्लैनेट पे, तो मुझे यहाँ नहीं मरना। ओके, दैट वाज द स्पिरिट। मुझे यहाँ नहीं मरना, मैं अपने लोगों के बीच में जाना चाहती हूँ। और तब मुझे एहसास हुआ कि हम छोटी छोटी बातों में नहीं बोलते, झगड़ा होता है, हम तो चले जाएंगे, हम ऐसे कर लेंगे। मुझे लगा हाउ स्टूपिड वी आर। हमें पता ही नहीं है कि गॉड ने हमें क्या क्या दे रखा है, और कितनी प्रेशियस चीज़ें हमारे आसपास है, जो हमारे अपने, वो हमारे लिए कितने अनमोल है। और जिन चीज़ों के लिए आई वॉज डाइंग, मुझे चढ़ना है, मुझे वहाँ झंडा लगाना है, आई वॉज डाइंग लास्ट 7 to 8 months तक। आई वॉज किलिंग माई सेल्फ फॉर दैट मोमेंट। और जब उस मोमेंट के बिल्कुल नज़दीक थी, आई वॉन्टेड टू कम बैक एंड टू हग माई फैमिली, माई हस्बैंड, कि नहीं यार, हम कैसे छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेते हैं यार, आई एम बेवकूफ़, लाइक मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा। तो एहसास दिलाता है कि सच में जो चीज़ें हमारे पास होती है ना, हम कद्र नहीं करते उसकी। और जब एक दूरी बनती है तो एहसास होता है कि शिट। कोई ऐसा मोमेंट भी आया जब रात को आप टेंट में रही हो, आसपास आजू बाजू कोई नहीं हो और आँख से पानी झपझप गिरता? ये हर रात होता था। अच्छा, ये हर रात होता था। मुझे लगता नहीं है कि इस वाली क्लाइम में कभी हम बिना रोए सोए हो। और मुझे वो दिन याद है कि समिट पुश के नाइट वाला दिन, जब रात का समिट पुश की रात का टाइम था और यहाँ पे रात दिन का फ़र्क हुआ करता था। तो उस समय में पता नहीं क्यों, अगर किसी से भी एक बात करने मन था तो वो मेरी छोटी वाली डॉटर थी और एक मेरी मम्मा थी। तो जब मैंने इन दोनों को कॉल किया, मैंने कुछ भी बात ही नहीं की, बस मैं केवल रो रही थी। मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। वो भी रोने बैठ गए सब। तो फिर डॉटर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि कम ऑन मम्मा, मतलब यू आर नॉट लाइक दैट, मतलब क्यों ऐसा, मतलब एवरी नाइट यू मतलब क्राई, व्हाई?
मतलब आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आर यू वरीड अबाउट फैमिली, तो आप मत चिंता करो, सब ठीक है, हम रोज़ बात करते हैं, यू डोंट वरी अबाउट इट। और फिर जब मम्मी से बात किया तो फिर वो एक, मुझे लगता है मेरी लाइफ़ का, मुझे याद नहीं, लेकिन वो जो एक पल था, मैं उसके पहले का वो मोमेंट कभी भी मेरे को याद नहीं आता, लेकिन वो एक पल था कि जब मेरे पापा रोने लगे थे कि तुमको मेरी कसम है, अगर तुम इस बार के बाद अगर तुमने किसी क्लाइंब का भी नाम लिया है तो तुम ऐसी नहीं हो, हाँ, तुम रो रही हो मीन्स डर समथिंग इज गई, देयर, सब मतलब कोई डर क्यों गए। ऐसा। हाँ, हाँ। तो वो एक ऐसी बात है कि मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। चलो अब नेपाल पे आते हैं। नेपाल हम्म, में तो ऐसे कई पीक हैं, हाँ हाँ। सारे संसार के लोग आते हैं यहाँ, ठीक है। आपने भी अब तिलुचू का बात किया, मार्दी का बात किया, मैं भी अन्नपूर्णा बेस कैंप, एवरेस्ट बेस कैंप 2 की यात्रा पे निकला। ये बात अलग है, अन्नपूर्णा बेस कैंप से पहले मेरे को लौटना पड़ा कुछ हेल्थ इशू की वजह से। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे हम लोगों को, हमारे जैसे और भी बंदे होंगे, आपके एज की लड़कियां होंगी, लड़के होंगे, कि यदि माउंटेन क्लाइंब का शौक रखते हैं तो नेपाल और ये अमेरिका, अफ्रीका या मनाली, ये सारे जो भी डेस्टिनेशंस हैं, आप क्या प्रेफर करना, मतलब उनको सजेस्ट करेंगे, कैसे करें? मुझे ये लगता है कि मतलब आप किस एंगल पे सोचते हो, आपका ड्रीम कितना बड़ा है और हम्म। आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, हम्म। ये उसका एक रोड मैप होता है। अदरवाइज़ हमारे नेपाल में भी बहुत बढ़िया-बढ़िया पहाड़ हैं। 8000 के मैक्सिमम माउंटेन्स तो हमारे नेपाल में ही हैं। तो हम जहाँ रहते हैं वो समझ लो कि हम पहाड़ों के बीच ही रहते हैं, हमें कहीं बाहर जाने की दरकार ही नहीं है। हमें हम्म। ज़रूरत ही नहीं है कि हम कहीं भी जाएँ। और जहाँ तक बात अफ्रीका या अमेरिका की है, ये एक सनक होती है कि आपको 7 समिट्स करना है, तो अगेन आपके पास जो रोड मैप है, तो वो अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप इस तरफ होते हुए ये ही कुछ जाता है। ब्रांड भी हैं जो लग जाते हैं साथ में। मतलब एक जैसे जैसे मैंने 7 वंडर्स का मैंने अगर मैंने रन हाँ। किया, तो मुझे हाँ। एक खुशी मिलती है कि मैंने 7 वंडर्स रन किया है। हाँ, मैंने 7 ग्लोबली कॉन्टिनेंट्स किया रिकॉग्नाइज्ड है, है ना। करेक्ट। तो ये हाँ। लगता है कि जब दोनों रन किया है, तो क्यों नहीं एक सबमिट भी किया जाए? तो हाँ। बस ये है। हाँ। अब आई डोंट नो ये कितनी पूरी हो पा। पॉइंट में सजेस्ट करना चाहें तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मैंने नेपाल का कोई क्लाइंब तो नहीं किया। हम्म। जैसे मैंने मार्दी हिमाल, तिलीचौ या पुनहिल जो छोटा-सा ट्रैक है, ये हमने किया। तो हमें लगता है कि थोड़ा-सा अगर हम इन चीज़ों को और प्रचार-प्रसार करें, इसकी अच्छी से और शॉर्ट-शॉर्ट क्लिपिंग्स बना के या ब्रीफ क्लिपिंग्स बना करके इनको, आजकल सोशल मीडिया का समय है, हमें एडवर्टाइज़मेंट पे ज़्यादा तंग होने की ज़रूरत भी नहीं है। इन चीज़ों को थोड़ा और एलैबोरेट किया जाए, क्योंकि आज के समय में जहाँ पे लोग क्लाइंबिंग का या ट्रैकिंग का शौक रखते हैं, वो ये भी चाहते हैं कि अगर हम इस सफ़र में जाएँ, तो हमें फैसिलिटीज़ भी मिले। वो हम्म। फैसिलिटीज़ ये नहीं होता है कि आप 5 स्टार या 7 स्टार दीजिए, लेकिन एक जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं कि अगर आप जाओ, क्योंकि हम तिलुचा पे तो मैंने देखा कि 7 ईयर का एक बॉय और 8 ईयर की एक गर्ल के साथ में एक पेरेंट हम्म। तिलुचा का ट्रैक कर रहे थे। हम्म। तो ये है जुनून। हमने भी पुनहिल किया तो हमने फैमिली ट्रैक किया। मेरा 7 ईयर का जो बेटा है वो भी साथ में था। तो जब हमारे बच्चे रहते हैं साथ में या हम रहते हैं, तो एक रहता है कि एक नॉर्मल फैसिलिटीज़ हमें मिल जानी चाहिए। अभी तो आपका बेटा ही तो जाके आया था ना पुनहिल। जी, और मुझे काफी। लगता है मारवाड़ी कम्युनिटी का ही इज़ द यंगेस्ट हाँ। चाइल्ड। हाँ। यस। ठीक बात। जब ये ट्रैक कंप्लीट करके आए, लास्ट ट्रैक, क्लाइंबिंग हुँ, ट्रैक तो हुँ। छोटा शब्द हो जाएगा, अमेरिका का, जो घर पे लौट के आए, तो बाकी आपके फ्रेंड्स जो थे, सोसाइटी के लोग थे, रिलेटिव्स थे, बाकी और नॉन पीपल, हुँ, हुँ। उनकी क्या रिएक्शन रही थी? बहुत अच्छी थी, बहुत पॉज़िटिव थी और उस सेंस में मैं बोलूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ। मतलब जो बड़े थे उन्होंने एज़ अ चाइल्ड मुझे बहुत पैम्पर किया। और जैसे अगर मेरे बच्चे हैं या और भी काफ़ी लोग हैं, उन लोगों ने मुझे मैक्सिमम पैम्पर किया। और मतलब इमीडिएटली आफ्टर कि मम्मा और व्हाटएवर जो लोग थे कि अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, अभी बताओ अब नेक्स्ट क्या है, वी आर विद यू, है ना? करो, हमारा तो नाम रोशन कर दिया तुमने। मतलब इट वाज़ अ वेरी बिग थिंग, बहुत अच्छा लगा। ऐसा कोई बंदा या बंदी जो बिल्कुल जोर से डांटा हो, आगे से नहीं, हो गया जो हो गया? हाँ, मतलब दोस्तों में और उसमें तो नहीं हुआ, लेकिन जब मैं आई तो मेरे जो दोनों हैंड्स थे वो बिल्कुल फ्रोज़न थे। हाँ, बिल्कुल आपने ग्लव्स लगा हाँ, रखा और था। आई वाज़ नॉट अलाउड कि मेरे हाथ हाँ। को एक्सपोज़र मिले, हाँ। क्योंकि बिल्कुल पैर में भी ऐसे काफ़ी ब्रूज़ हो गए थे। तो हस्बैंड ने ये बात ज़रूर बोली कि यार अमेरिका जाना है तो
चलते ना कभी घूम के आते हैं। ये इतने सारे ब्रूजेस, इतना पेन, इतने वुंड्स क्यों? क्या क्या है इन सब चीज़ों में? क्या मज़ा आता है तुम्हें ये सब करके? देन वो हुँ। समझते भी हैं, बस वो मेरा पेन देख के उनको ऐसा लगा। मेरे केस में क्या है, मैं जब भी बाहर से आता हूँ इस टाइप के टूर बहुत डाँट सुनता हूँ। कोई बाकी नहीं है, मेरे बच्चे भी बोलते हैं, मेरी माँ भी बोलती है, वाइफ तो बोलेगी ही और फ्रेंड भी बोलते हैं, यार अब तो मान जाओ, जान हथेली पे लाके लेके जाने की कोई नहीं, ज़रूरत कोई नहीं। ज़रूरत नहीं है। तो वही बात है वो वो एक प्यार, एक अपना एक मैं बोलूँगी कि एक होता है कि अप जो इंसान अपना होता है वो उसको चाहता नहीं है कि इसको दुःख हो। हाँ। तो जैसे डॉटर्स ने भी जब कुछ वीडियोज़ देखे, जब हम गए हुए थे, तो हुँ। जाने के बाद में होता है ना कि भई हम गए हैं तो वो वीडियोज़ हुँ, पीछे से हुँ। देख रहे हैं, तो मम्मा खबरदार है आगे से ऐसा-ऐसा काम करते हो, अब से नहीं करना है। बट वो सपोर्ट भी उतना ही करते हैं, वो जानते हैं कि कितनी सनक है इन चीज़ों के पीछे और हम मानने वाले नहीं हैं, वो एक्सेप्ट भी करते हैं। हुँ। अब नेक्स्ट एक्सपेडिशन का कोई प्लान है क्या? प्लान जैसा कि मैंने बताया 7 समिट्स मेरा हुँ। ड्रीम है और मैंने एक मैं बोल सकती हूँ कि 6 महीने पहले तक अभी तक मेरी 2 एक हुए ना? हाँ, मेरी एक जिद थी हुँ। कि मैं अपने 50th बर्थडे में अपने आप को 8848 गिफ्ट करना चाहती हूँ। बट अब शायद लगता है कि नहीं हो पाएगा बिकॉज़ कॉस्टली किस मायने में? फाइनेंशियल या हेल्थ के मामले में? हेल्थ के मामले में तो मैं डील कर लूँगी, नो इश्यूज़। ओके। उसके ऊपर तो मुझे मेरा माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग हुँ। है कि उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फाइनेंशियली भी क्या होता है कि आप आपके आपकी हर इंसान की अपनी एक लिमिटेशन होती है ट्रू। और उस लिमिटेशन के हिसाब से उसने अपना जो भी एक्सपेंस करना है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि हमें इतना-इतना ऐसे-ऐसे खर्च करना है। बहुत तो सारी ज़िम्मेवारियाँ हैं। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, फिर आज के दिन में एजुकेशन भी इतना सस्ता नहीं है, अपनी हुँ। अपनी लिविंग स्टाइल इतनी सस्ती नहीं है, तो हर हुँ। चीज़ बहुत कॉस्ट करती है। हुँ। तो जो मैंने अफ्रीका या अमेरिका किया है, ये भी बहुत मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये बहुत